अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। वफाकी बजट 2025-26 जब पेश किया गया तो हुकूमती दावे ये थे कि बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि शरह नमू जो है उसका हसूल मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन वफाकी बजट के आने के बाद गो कि उस तरीके से इस पर बहस नहीं हो सकी, लेकिन दिखाई ये देता है कि इसमें जिन हदाफ का तयन किया गया है वो भी हकीकी नहीं है, और जो वफाकी आमदनी है उसका तकरीबन 74% जो है वो कर्ज़ों और सूद की अदायगी की मद में चला जाएगा। और ज़ाहिर है कि आपकी ज़रूरत जो है वो बरामदात को फ़रोग़ देना है अगर आपने डॉलर्स कमाने हैं। अगर आपने शरह नमू हासिल करनी है तो फिर आपने वो इक़दामात करने हैं जिसके नतीजे में आपकी सनत जो है वो चल सके, जो मईशत है वो खुल सके, और जो एक ठहराव उसमें आया हुआ है और एक जो जमूद की सी कैफियत है वो जो बाजी है पलटी जा सके। लेकिन इस बजट के अंदर जो है ऐसी कोई चीज़ दिखाई उस तरीके से नहीं देती कि जो इन अवामिल को लेकर चल सके। अगर हमारी मईशत का जो बैरोमीटर है वो स्टॉक एक्सचेंज ही है तो यकीनन वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी छलांगे जो हैं वो लग रही हैं, और इस सूरत में लग रही हैं कि ना तो आपका कोई सनती बेस बड़ा है, ना कोई और चीज़ है, और ये किस तरीके से और वहाँ पे क्या हो रहा है ये तो वो 5 प्लेयर्स और वहाँ पर जो लोग हिस्सेदार हैं वही जानते हैं। लेकिन ये मईशत का बैरोमीटर नहीं हो सकता है, ये इस बात का बैरोमीटर नहीं है कि मईशत जो है वो इस्तेकाम पजीर हो गई है। अवामी मुश्किलात जो हैं उनके अजाले की बात की गई थी, लेकिन अब पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उनका जो इजाफ़ा देखने में आया है, 8 रुपये 36 पैसे पेट्रोल और 10 रुपये से ज़ायद जो है वो डीज़ल की कीमत बढ़ाई गई है, इसके असरात नीचे तक आते हैं। आपकी ट्रांसपोर्टेशन उसी लम्हे महंगी हो गई है, और जाहिर है कि फिर उसके नतीजे में जो अशिया ज़रूरियाँ हैं वो भी महंगी होंगी। इसी तरीके से जो बिजली है, 7.5 रुपये फ़ी यूनिट का डंडोरा पीटा गया था। अगर जितने के इश्तिहार छापे गए थे, अगर वही रकम जो है वो मुख्तस कर दी जाती कि आवाम को रिलीफ देने के लिए, तो यकीनन ये शायद और आगे तक जा सकता था, लेकिन अब ये सिलसिला भी जो है वो रुक गया है। तो ऐसी सूरत हाल में जो असरात पड़ते हैं वो बहसीत मजमूई पड़ते हैं, उनको आप एक विंडो के अंदर जो है वो नहीं देख सकते हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात, और हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन हैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना सेनेटर सलीम मांडवी वाला। सलीम साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आप पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ी हैं, यकीनन ईरान और इसराइल जंग में कुछ दिनों के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफ़ा हुआ, उतना नहीं हुआ, 74 और 70 बैरल तक गया मामला, और फिर उसके बाद वो नीचे आ गया। तो अब ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, इसकी मुबारकबाद आपको और हुकूमत को मुश्तरका देनी है? नहीं सर, हमें क्यों देनी है? ये तो आपको पता है कि जितना खसारा है वो ज़्यादातर इधर से ही पूरा हो रहा है। पेट्रोलियम लेवी लगा के 77 रुपीज़ पेट्रोलियम लेवी अभी तक लग चुकी है। मतलब आप ये सोच लें कि 266 रुपीज़ जो है उसमें से 77%, 77 रुपीज़ इज़ लेवी। और अगर ये लेवी है 8%, 8 रुपये और 10 रुपये, तो ये चली गई जनाब 85 रुपये से ऊपर। तो अब आप ये समझ लें कि ये सारे गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट रिकवर कर रही है लोगों से अपना खसारा पूरी करने के लिए। अब सलीम साहब, बात यह है कि खसारा जो है एक तरफ आप, मतलब मुझे ये सवाल इसलिए पूछने पड़ रहे हैं कि आप वहाँ बैठे हुए हैं, एक तरफ खसारा है, दूसरी तरफ जो है जो अखराजात हैं हुकूमती, उनमें कोई कमी नहीं आती है। आप देखें पार्लियामेंटेरियंस, वुज़रा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, सब की तनख्वाहें इस तरीके से मल्टीप्लाई हुई हैं कि जी वो इसलिए बढ़ाई गई हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई है। सर, सिर्फ इन्फ्लेशन से आप लोग मुतासिर होते हैं, आम आदमी नहीं होता? सर बिल्कुल होता है। और ये तनख्वाहों का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे चेयरमैन सेनेट और उनके नहीं पता, बट मैं आपको सिर्फ सेनेटर्स और एमएनए की बताता हूँ। ये तनख्वाहें, जब आपको याद होगा
ये 8 साल पहले या 9 साल पहले हुई थी। इसी तरह टीवी पे डिस्कशन हुई थी और इसी तरह। अब मसला ये है कि पार्लियामेंटेरियंस जो आते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं और खर्चा करते हैं और वहाँ अपना गुजारा करते हैं जिस तरीके से भी, और दे आर समटाइम्स इवन विदाउट ट्रांसपोर्ट। और मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि मैं खुद कुछ सेनेटर्स को अपनी गाड़ी भेजता हूँ और उनको एयरपोर्ट से मंगवाता हूँ और उनको मैनेज करता हूँ कि वो आए और जाएं, एक इज्जत से। तो ये तनख्वाहें जो बढ़ी हैं मेरी नज़र में, अगर ये सबकी तनख्वाहों की तरह हर साल तनख्वाह बढ़ती, तो ये आपको नजर नहीं आता कि जी बहुत तनख्वाहें बढ़ गई पार्लियामेंटेरियंस की। मगर क्योंकि 8-8 साल 10-10 साल इनकी तनख्वाहों पे कोई कंसिडरेशन नहीं होती, और इसीलिए नहीं होती कि जी लोग बुरा मानेंगे, जी लोग। अब कई सॉरी टू से ये मुझे कहना पड़ता है, कई लोग जो हैं दे के नॉट अफोर्ड। आप रहते हैं इस्लामाबाद में, नदीम साहब, आपको अंदाजा है कि सबसे पाकिस्तान का महंगा शहर है रहने के लिए पाकिस्तान में। तो जब आप उनको बेसिक्स नहीं देंगे, उनको चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे, हर पार्लियामेंटेरियन तो वो नहीं है वेल ऑफ कि वो अफोर्ड कर सकता है। और जो कर सकता है वो तनख्वाह ना ले, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, उसको क्या जरूरत है तनख्वाह लेने की, वो तनख्वाह ना ले। तो ये कहना कि जी क्यों इनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है, मैं आपको इस पे पूरा ब्रीफ लिख के दे सकता हूं, जो आप प्लीज मीडिया में चलाएं ताकि नहीं, लोगों वो को बात एहसास हो। देखें, कुछ लोग तो शायद होंगे लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सर ऐसे सर हैं ना जो पूरी लेना। पार्लियामेंट का खर्चा उठा सकते हैं। सर मैं कहता हूं कि जो मेजॉरिटी पार्लियामेंटेरियंस वेल टू डू है वो तनख्वाह ना लें, और वो कहें फ्लोर पे कि जी हम तनख्वाह नहीं लेंगे। सर अलमिया तो यही है ना कि वो कोई ऐसा रजा कराना इकदाम नहीं उठाएंगे। अब दूसरी जो मैं इसको कंपैरिजन इसलिए कर रहा था कि देखिए, गुजारिश ये है कि आम आदमी की जो आमदन है या आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो ठहराव का शिकार है, बल्कि वो गिरती जा रही है। और आपकी गुर्बत से सतह के नीचे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, मिडिल क्लास इरोड हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो बिजली का मसला है, पेट्रोलियम प्राइसेस का मसला है, हुकूमत का खसारा तो कभी ख़त्म नहीं होगा। और अब तो आप कर्ज़े उस लेवल तक ले गए हैं कि 2 साल के बाद आप लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि ये इनकी अदायगी कहाँ से करनी है। बिल्कुल, मैं आपसे इस पे पूरा इत्तेफाक करता हूं, और हर दफा आपके शो पे मैं यही कहता हूं कि गवर्नमेंट, और हर गवर्नमेंट के लिए कहता हूं, कोई प्लान नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कुछ पता नहीं है। देखें, हमने ये कर्जा 1 ट्रिलियन से शुरू होते होते आज हम 100 बिलियन डॉलर से ऊपर चले गए, और हम ये डेट फाइनेंसिंग देखते देखते 1 ट्रिलियन से आज 8 ट्रिलियन पे चले गए। तो अगर हम कुछ करेंगे नहीं, और हम ये जो डेट ट्रैप में फंसा हुआ है पाकिस्तान, इसके लिए हम कोई सीरियस इकदाम नहीं करेंगे, तो ये तो हर साल वर्स्ट होती जाएगी, और हर साल हमारी जो स्पेस है, फिजिकल स्पेस, वो कम होती जाएगी। तो हम तो एक बैंकरप्ट पोजीशन से बाहर निकले हैं बड़ी मुश्किलों से। और जब तक कि ये हम ऐसे इकदाम ना करें और कोई 5 ईयर प्लान, कोई 10 ईयर प्लान पाकिस्तान ना बनाए, तब तक ये हम इस ट्रैप से निकल ही नहीं सकते। सलीम साहब, आप चूँकि बजट को आपने देखा है, आपने बहुत सारी चीज़ों पर बहस भी की है, आपको लगता है कि ये बजट जो है इस चीज़ का अक्कास है कि पाकिस्तान ऐसे इक़दामात हैं कि पाकिस्तान की बरामदात जो है उसमें इजाफ़ा हो सके, हमें जो डॉलर की एक किल्लत है उसका हम कोई सद्देबाब कर सकें, या ये कि हम इसी तरीके से जो है दौड़ते फिरेंगे कर्ज़ों के हसूल के लिए? सर देखें, इसीलिए जो मुझे समझ में आया कि आपने आईएमएफ प्रोग्राम इसलिए किया कि आप उसको आगे लेके चलें, और ये जितने रिफॉर्म्स हैं, जितनी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है आपने, एसओईज की करनी है, एनर्जी सेक्टर की करनी है, डेट की करनी है, ये सब आप करके अपने पैरों पे तो खड़े हो। आईएमएफ वाले भी यही कहते हैं
कि भाई आप घड़ी घड़ी हमारे पास आते हैं, आप खुद तो कुछ करते नहीं है। हम कब तक आपकी हेल्प करेंगे? हम कब तक आपके लिए ये चीजें ठीक करेंगे? खुद तो आप कोई चीज ठीक करने के लिए तैयार ही नहीं है। और वो सही कहते हैं सर, वो गलत नहीं कहते। प्रॉब्लम हमारा है, आईएमएफ का नहीं है, वर्ल्ड बैंक का नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नहीं है। तो ये तो अब हर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम कब तक मुल्क ऐसे चलाएंगे। नहीं सलीम साहब, आपको लगता है कि जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स देखी हैं और जिस तरीके अब तो ऐसे दिखाई देता है कि हुकूमत जितना निचोड़ सकती थी निचोड़ ली है, अब वो जैसे कपड़े धोते वक्त डंडा लेके ऊपर मारते हैं कि जो कतरा है वो भी निकल आए। अब तो दिखाई देता है ये सूरत हाल पैदा हो गई है। जब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, जब तक आपका मईशत का पहिया नहीं घूमेगा, तो आप और वसाइल कहाँ से पैदा करेंगे कि आप ये जो खसारे का गैप है इसको बंद कर सकें? मैंने एग्जैक्टली यही क्वेश्चन किया था फाइनेंस मिनिस्टर को भी, और बाकी हमारे जितने अहदेदारान हैं उनको, कि भाई ये कैसे करेंगे आप? ग्रोथ हो नहीं रही है आपकी। ये 2 ट्रिलियन थी लास्ट ईयर, 1.2 ट्रिलियन का हमारा शॉर्टफॉल था नदीम साहब, रेवेन्यू का। और इस साल आप फिर 3 ट्रिलियन कहते हैं हम और लेके आएंगे। कहां से लेके आओगे भाई? वो नहीं तो वो पिछला भी पूरा किधर हुआ है, वो भी नहीं पूरा हो रहा। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूं, शॉर्टफॉल था, पूरा क्या मतलब हो रहा है? हुआ ही नहीं पूरा। आपने 500 बिलियन पीएचडीपी कम कर दिया और कट लगा के आपने ये 1.2 ट्रिलियन जो डेफिसिट था वो पूरा किया। और अब इस साल आप कहते हैं कि जी हम 12-14 ट्रिलियन लेके आएंगे। अरे भाई, लास्ट ईयर आप नहीं ला सके, इस साल कहां से लाके लेके आओगे? सर ये तो एक, हम बस पता नहीं एक खुशफहमी में चल रहे हैं। और जिस तरीके का बजट मेकिंग प्रोसेस है, मैं तो हमेशा इसको कहता हूं कि ये बजट मेकिंग प्रोसेस ही गलत है। पहले आप मतलब ऐसी, मैं आपसे सिंपल बात करूंगा नदीम साहब, आप कहेंगे जी मेरे घर का खर्चा 2 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने, अब ये 2 लाख और मेरी इनकम है 1 लाख रुपए, ये 1 लाख का मेरा शॉर्टफॉल है महीने का। अब ये 1 लाख रुपए मैं ढूंढूंगा कि मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊंगा? हमारी पूरे मुल्क की ये कहानी है। देखें, ये एक सियासी सवाल है, लेकिन चूँकि अब बात तो होनी चाहिए कि ख़राबियाँ क्या हैं, कि आपने चूँकि बजट को वोट भी किया है और सिर्फ सर इसलिए कर देखें, दिया कि देखें जनाब वो देखें 714 अरब रुपये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बढ़ गए हैं, हमारी कोई एक दो बातें मान ली गई हैं। तो सर गुजारिश ये है नहीं कि नहीं कुछ सर, अवामी सर ऐसी मुफाद भी बात तो देखें, होता है। नहीं नहीं सर देखें, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि बजट आप वोट नहीं करेंगे तो क्या आप मुल्क को खड़ा कर देंगे, रोक देंगे, आप कोलैप्स कर देंगे मुल्क को? ये देखें, ये बातें अजीब सी हैं कि जी आपने बजट को वोट किया तो हम क्या करते? मुल्क को खड़ा कर देते, बंद कर देते, इदारे बंद कर देते, मुल्क बंद हो जाता अगर हम वोट नहीं करते। तो ये सोचने वाली बात है, ऐसे नहीं होता कि आप वोट नहीं करेंगे। तो यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। उसका ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप वोट ना करें, बजट को अप्रूव ना होने दें, गवर्नमेंट को खत्म कर दें। ये कोई सॉल्यूशंस थोड़ी है। अच्छा, अब इसमें सलीम साहब ये फरमाइएगा कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और जिस आप रफ्तार से जा रहे हैं, जो आप शरह नमू की रफ्तार है, मतलब अगर 3.2 2.6 अगर इधर ही घूमना है तो फिर तो ना वसाइल पैदा होंगे और ना ही मुल्क की कोई तरक्की का रास्ता निकलेगा और ना ही जो आपके मईशत के मसाइल हैं वो हल होंगे। तो इस मईशत को ग्रोथ ओरिएंटेड कैसे बनाया जा सकता है? क्या ये सोचा जाता है? क्या इसकी कोई फॉर्मेशन की जाती है, या जो अब पॉलिसी फ्रेमवर्क बना है इसमें आपको दिखाई देता है? कुछ नहीं किया जाता। हम डे टू डे काम, दफ्तर खोलते हैं सुबह और शाम को बंद करते हैं। ये हमारी वर्किंग है। और मैं आपको बताऊं, जब तक कोई बैठ के हम सीरियस प्लानिंग नहीं करेंगे, हम एक 5 साल 10 साल प्रोग्राम नहीं बनाएंगे पाकिस्तान का, हम इसी तरह चलते रहेंगे। हर साल आप मेरे साथ यही बैठेंगे, बजट पे डिस्कस करेंगे और मेरे यही जवाब होंगे। तो ये सलीम साहब तब्दीली कैसे आएगी? मतलब सर मुझे आप लोग ही हैं ना मुझे हेलम ऑफ अफेयर्स पे। सात 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 साल हो गए हैं
मैं यही अपने बजट कमेटी में देखता हूँ, यही मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ, भाई खुदारा कोई आदमी बैठे। इस दफा मुझे उम्मीद है, वैसे मुझे उम्मीद है फाइनेंस मिनिस्टर से और आईएमएफ के प्रोग्राम से कि शायद पाकिस्तान की जो डायरेक्शन सही हो जाए और हम जो चीजें करना चाहते हैं पिछले 30 साल से, पिछले 40 साल से, वो हम कर जाएं। अदरवाइज तो हमारा इससे भी बुरा हाल होना है आगे 3-4 सालों में। अब ये फरमाइएगा कि हमारी इनपुट कॉस्ट जो है सनत को चलाने के लिए वो कंपेटिटिव बनाना ज़रूरी है। इस बजट में तो उसकी कोई नवीद सर नहीं है। आप कहां से और बनवाएंगे? आपका पूरा एनर्जी देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडस्ट्री का आज क्या है? एनर्जी। एनर्जी कॉस्ट आपकी सबसे ज्यादा है सारे रीजन में। तो जब आपकी एनर्जी कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी तो आपकी इंडस्ट्री वाइबल नहीं है। वो कहां से compete करेगी? बांग्लादेश से? कहां से compete करेगी वियतनाम से? कहां से compete करेगी इंडिया से? तो आप पहले इन चीजों को एड्रेस करें ना। इनपुट ये तो एक मेजर इनपुट है। और आज इंडस्ट्री का ये हाल है कि इंडस्ट्री खुद ढूंढ रही है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई सोलर लगा रहा है, कोई विंड लगा रहा है, कोई बायोमास लगा रहा है, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री वाइबल नहीं है। सारा प्रॉफिट, सारा कुछ उनका एनर्जी कॉस्ट में चला जाता है। तो वो क्या करें? एक आखिरी अभी सवाल मुश्किल है मुश्किल से सलीम। बाकी पैसे बचते थे तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट में चले जाते थे। मतलब हर चीज की कॉस्ट इतनी ज्यादा है पाकिस्तान में कि इंडस्ट्री का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। आप तो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मैं तो सर्वाइवल की बात कर रहा हूं। नाज़रीन, ये थे सेनेटर सलीम मांडवी वाला, चेयरमैन सेनेट की कामा कमेटी बराए ख़जाना। उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। वक्त हुआ एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने, जो कि चेयरमैन है बिजनेसमैन ग्रुप के। ज़ुबैर साहब, आपसे पहले मेरे साथ सेनेटर सलीम मांडवी वाला थे और उनसे बजट के ऊपर बात हो रही थी। और मैं एक सवाल जो मैंने उनसे पूछा वो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत का ये बड़ा दावा है कि जनाब हम शरह नमू बढ़ाना चाहते हैं, मईशत जो है उसको तेज़ी से बढ़ोतरी देना चाहते हैं, लेकिन ये जो बजट आया है इसमें आपको कोई रास्ता दिखाई देता है या कोई ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क दिखाई देता है या ऐसी कोई इस्लाहात दिखाई देते हैं जिसके नतीजे में आप ये कह सकें कि इससे सनत का जो पहिया है वो तेज़ी के साथ, रवानी के साथ चलेगा और जो पाकिस्तान की मईशत में एक ठहराव आया हुआ है उसमें बदलाव आएगा? मुझे एक बात बताएं नदीम साहब, पहले आपसे मैं सवाल करता हूँ। आप रोजाना कितने कितने अरसे से ये प्रोग्राम कर रहे हैं? बजट के बाद आपने बेशुमार प्रोग्राम किए। क्या किसी एक शख्स ने ये कहा कि ये बिजनेस फ्रेंडली है और इस बजट से हमारे एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा और बागो बहार हो जाएगा? किसी एक ने कहा है आपसे? हर बजट के बाद तकरीबन तजर्बा तो यही है कि नहीं कहा। नहीं, इस बजट की बात करें ना। अब इस बजट के अंदर आपको किसी ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, डायरेक्शन इसका ठीक है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये जो बजट आया है इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसने क्रिएट किए। उसकी जो बेसिक वजह जो मुझे नजर आती है वो ये है कि पिछले साल उन्होंने टारगेट रखा था 4.2 टू दी जीडीपी रेशियो टैक्स कलेक्शन का। वो उन्होंने कलेक्ट किया 3.6, यानी तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए कम कलेक्ट किया, 1000 अरब रुपए कम कलेक्ट किया। अब होना तो ये चाहिए था कि जब 1000 अरब आपके कम हुए तो आपकी इकोनॉमी की साइज सामने है, आपने सब कुछ आपके सामने है, और इसके बाद जो आपने किया है नया जो हुआ, इसकी कोई आपकी इकोनॉमी की साइज नहीं बढ़ी, आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, आपका कोई इंपोर्ट की इतनी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आई, तो आप कैसे फिर इसको 4.2 टू जीडीपी करते हैं? मेरी समझ में नहीं आता। मतलब मैं समझने से कासिर हूं कि कैसे हो सकता है। आप 3000 रुपए बढ़ा रहे हैं टैक्स में, कि अगर आप 3000 अरब रुपए आपने बढ़ाया है तो क्या कोई नए सेक्टर को लिया? क्या आपने एग्रीकल्चर को फुल्ली टैक्स कर दिया ताकि वो उसका एक बहुत बड़ा चंक आ जाए जो कि 21% ऑफ दी जीडीपी है? या आपने कोई रिटेल सेक्टर को टैक्स किया? मतलब क्या किया है? मतलब ऐसा क्या काम किया है जिससे आपको 3000 रुपए आएंगे? अभी जो जितनी प्रॉब्लम्स इस बजट में क्रिएट हुई हैं इन 3000 अरब रुपए की वजह से हुई है।
गालिबन मेरा मेरा एक मानना यह है कि एफबीआर ने कहा जो हम कोई कवानीन बना दें हम आपको 3,000 कलेक्ट करके देंगे। मेरे हिसाब से तो ये जो है ना इसके अंदर करप्शन के अलावा और कुछ आएगा नहीं। 37A का जो कायदा है, आप मुझे बताएं, कोई एक आदमी कह सकता है कि आप जो है ना किसी को, एक ऑफिसर को गिरफ्तारी के बगैर वारंट की गिरफ्तारी का आप पावर दे सकते हैं? यहीं बात खत्म हो जाती है। आगे मैं यहाँ कारोबार करूंगा, कोई कारोबार करेगा, कोई नई एक्सपेंशन की बात करेगा, कोई नई इंडस्ट्री डालने की बात करेगा, जब मुझे ये पता होगा somebody will walk in my office and will say I have arrested you, please come with me। ऐसा कभी कैसा हो सकता है? आप मुझे बताओ कभी दुनिया में ऐसा हुआ? इससे पहले भी गिरफ्तारी के कवानीन हैं, वो ड्यू डिलिजेंस के बाद हैं। चेयरमैन बनाता है, 3 आदमियों की कमेटी बनती थी, फिर उसके बाद ये फाइनली डिसाइड होता था। पहले एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालते थे, प्रोसीजर था। अब ये एनी ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिवीजन ऑफ एफबीआर जो है ना, वो आके अगर उसको उसने वहां कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर से आया है तो वो आपको आके आपकी घर से, ऑफिस से, फैक्ट्री से गिरफ्तार करके ले जा सकता है। ये इटसेल्फ इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इसका, इतना बड़ा। कोई एक आध केस अगर उन्होंने कर दिया ना तो ये तो देखेंगे कि क्या होता है इसके अंदर। मेरे हिसाब से तो इन्होंने जो है ना ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा लेकिन जुल्म है मेरे हिसाब से। उसमें वजीर आजम साहब तो ये फरमा रहे थे कि नहीं, इस तरह नहीं है, कमेटी बनाई है और 5 करोड़ की हद रखी है, और उसके बाद जो फ्रॉड है वो जब तक इस्टेब्लिश होगा तब, और फिर 24 घंटे मजिस्ट्रेट। तो मतलब आप समझते हैं कि उसके बावजूद ये इतना ख़तरनाक है कि लोगों को कारोबार से दूर करेगा? 100% जी। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो बहुत समझदार आदमी, बहुत अच्छे आदमी है। मेरी बहुत सफा मुलाकात हुई, बड़े होशियार भी हैं, इंटेलिजेंट आदमी है। आप मुझे बताया ना कि अगर ये उन्होंने इनको ये कहा कि 24 घंटे, भाई 24 घंटे कब होंगे? जब गिरफ्तार करोगे जब भी तो 24 घंटे में पेश करोगे ना। ये कोई क्यों नहीं पूछता? क्या उन्होंने, वजीर आजम साहब ने एक किया कि जो है ना उसको कहा कि 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर। अरे 24 घंटे का मतलब 24 घंटे तो मैं इनके ये मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगे ना, जो मेरी इज्जत है वो तो खत्म हो गई ना, कि गिरफ्तार करके मुझे ले गए। इसके बाद मुझे बेल हो ना हो, 24 घंटे में हो, 48 घंटे में हो, वो तो एक अलग सी बात है ना। तो अब ये मुझे बताएं, ये रिफॉर्म आप कैसी बात करते हैं? और कौन सी कमेटी की बात करें? 5 करोड़ रुपए क्या होते हैं? 10 करोड़ की है, 5 नहीं किए उन्होंने, बढ़ा के 10 करोड़ रुपए का मतलब हो गया 80 लाख रुपए महीने के। आप मुझे बताया 80 लाख रुपए महीने में आज अगर कोई रिटेलर के पास भी चले जाए, उसका 10 लाख रुपए तो किराया होता है, और अगर 10 लाख रुपए किराया निकालने का उसकी करोड़ 1.5 करोड़ की सेल नहीं होगी तो कैसे होगा? तो कुछ छोटे से छोटे आदमी का ये लिमिट नहीं है, साल के 10 करोड़ है। ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है जिसको ये उन्होंने बताया कि बेंचमार्क है। नहीं सर, ये जो ना ये एक, और दूसरी एक बात होती है, इसकी मॉरल रिपरकशंस क्या है कि भाई ये पाकिस्तान में तो टैक्स पेयर को गिरफ्तार कर सकते हैं, वो बोलेंगे भाई यहाँ नहीं करनी इन्वेस्टमेंट। ये आपने सोचा कभी कि ये करते भाई अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लाना चाह रहे हैं, तो आप पता चला कि एक ऐसा कानून है 37AA जो एम्पावर करता है वो अपने टैक्स कलेक्टर्स को कि वो आके आपको गिरफ्तार कर लें। इसका परसेप्शन पाकिस्तान का आप मुझे बताएं कैसे होगा? आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के साथ जंग के बाद हमारे बहुत सारे परसेप्शन हमारे बहुत अच्छे हुए हैं। हमारा ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग 131 से 100 पे आ गई है। तो हम मतलब काफी ऊपर गए हैं हर चीज के अंदर। हमारे को जो है थोड़ा सा कदर की निगाह से देखा जाता है। आप इन इस चीजों को इनकैशमेंट करें, इन्वेस्टमेंट लेके आए, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। अब दूसरी बात यह है कि आपने अगर 4.2 करना है तो क्या करना है? अगर आपने ये कोऑर्सिव मेजर्स को आप छोड़ दें 2 मिनट के लिए, और ये सारे जो कानून हैं जो कि बहुत ही खराब कानून है, उनको अगर आप छोड़ भी दें, तो आप मुझे बताएं आपने क्या किया है? आपने क्या एक्सपोर्ट के लिए कोई इंसेंटिव दिए? कोई एक्सपोर्ट की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने कोई आपने किया? क्या आपने लोगो मेड इन पाकिस्तान को दुनिया में सेलेबल कमोडिटी बनाने के लिए कोई काम किया? मतलब आपने क्या किया है? मतलब ऐसा कैसे होगा? जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा नहीं, आपका टैक्स कलेक्ट कैसे होगा? लेकिन जुबैर साहब, इसमें एक सवाल है कि जब आप 1400 आप बात कर रहे हैं ट्रिलियन की कि आपने ये टैक्स इकट्ठा करना है, तो आपको लगता है इस बजट के बाद इस मईशत में इतनी जान पैदा हो जाएगी कि ये डिलीवर कर सके, इतनी एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी? देखिए जी, बिल्कुल हो सकती थी अगर हम इस बजट को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट बनाते, हम इसको इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट बनाते, अगर हम इसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम अपनी
इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाते रीजनल लेवल के ऊपर कम से कम। तो हमारे रीजन के अंदर जो लोग हैं उनको जो कॉस्ट आ रही है उतनी कॉस्ट पे हम अपने लोगों को ले आते, फिर तो ये जो बातें हैं बिल्कुल हो सकती थी, कोई ऐसा मसला नहीं है हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कोई चीज मैन्युफैक्चर करता हूं वो मुझे 1 रुपए की कॉस्ट करती है, और अगर यही चीज हमारा कंपीटिंग कंट्री रीजनल कॉम्पिटिटर जो है वो करता है तो उसको 90 पैसे की पड़ती है, तो मैं कैसे बेचूंगा? वो अगर 95 में बेचता है तो 5 पैसे उसको बचते हैं, मैं अगर उससे 10 ऊपर कैसे बेच सकता हूँ? मेरे से क्यों लेगा कोई? क्या वजह है? क्या मेड इन पाकिस्तान का लोगो इतना जबरदस्त है? ये क्या मेड इन इटली की हम बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? तो हमको अपना तो ये इन चीजों को तो आपने बनाना है ना, पहले पहले आपने बिल्ड करना है, फिर टैक्स कलेक्ट करना टैक्स है। और एक अंग्रेजी जुबैर का साहब, फ्रेज मुझे मैं ज़रा आपको एक बताऊं, ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक। अच्छा जुबैर साहब, आप लोगों को एक बड़ा तासुर था कि बड़ा रिवाइज़ हो रहे हैं बिजली के जो मामलात हैं और उस पर बड़ा काम हो रहा है, उसके नतीजे में वादा था कि शायद इंडस्ट्री को 9 सेंट तक बिजली जो है वो मिलनी शुरू हो जाए, लेकिन इंडस्ट्री क्या, वो तो अब गैस की कीमतें भी बढ़ गई हैं, फ़िक्स चार्जेस ऐसे लगाते हैं कि जैसे अब तो ये किस्म का फ़िक्स चार्जेस नहीं है, इसका तर्जुमा तो गुंडा टैक्स होना चाहिए कि आपने कोई चीज़ इस्तेमाल की या ना ये नहीं की है, आपको ये पैसे देने हैं। तो ये इस तरीके से अभी सलीम मांडवी वाला साहब कह रहे थे कि जो पेट्रोलियम लेवी है वो 85 रुपये पर ले गए हैं क्योंकि बजट खसारा किसी ना किसी तरीके से पूरा करना है, उसके अलावा कोई चारा कार नहीं है। तो अब इस सूरत हाल से हुकूमत का ये दावा कि मईशत जो है वो इस्तेकाम पजीर है, उसको आप कैसे जोड़ेंगे? देखिए बिल्कुल जो है ना, मैक्रो इंडिकेटर्स आपकी जो पाकिस्तान के हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। आपका जो है ना स्टेबल डॉलर है, आपकी जो है ना रिजर्व्स के अंदर इजाफा हुआ है, आपका जो है ना एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत बढ़ा है, डायरेक्शन है। इसके बाद आप देखें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई हैं जो इस मुल्क के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हिसाब से हैं। लेकिन जब ये माइक्रो पे जब आप आते हैं तो आप देखें लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है उसने 1.2% जो है ना वो कम प्रोड्यूस किया। एग्रीकल्चर की जो मेन 5 क्रॉप है उसने तो 6.2% कम किया। तो मतलब आप इस तरफ देखते थे, इन दोनों चीजों को मिलाना पड़ेगा ना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो उन्होंने गैस के निर्ख बढ़ाए ये इंतहाई गलत काम किया। देखें ये जो प्रोसेस इंडस्ट्री जिसका ये नाम देते हैं, ये प्रोसेस कौन लोग हैं? ये छोटे छोटे लोग हैं जो ये छोटी फाउंड्री लगा के बैठा है, कोई कार्टन बना रहा है, कोई बटन बना रहा है, कोई और चीजें बना रहे हैं, अपने उसको उसको जो हीटिंग की जरूरत होती है वो इस गैस से करते हैं। उसको अगर इसको बना के आप बैठ जाएंगे तो आप मुझे बताएं ये कैसे ये होगा? ये मतलब बन सकता है? लेकिन अब इसमें ज़ुबैर साहब ये फरमाएगा ये तो अब आपके मसाइल हैं, दूसरी तरफ जो है एक आम आदमी जो है वो भी एक बड़ी शदीद ऐसी कैफियत में जा रहा है कि जहाँ पर गुर्बत की सतह से नीचे अफराद की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में जब आप बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें भी बढ़ा देंगे, जैसे पेट्रोलियम है या गैस है, पेट्रोलियम बढ़ाते हैं तो हर चीज़ अशियाए ज़रूरत की कीमत बढ़ जाएगी, गैस बढ़ाते हैं तो वो और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो आते हैं, तो बंदा किधर जाए? देखें बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये बजट के अंदर ये कर सकते थे, आपके पास स्पेस थी, आपके पास फिस्कल स्पेस थी, आपने फिस्कल डिसिप्लिन लेके आए थे, बहुत सारी चीजें हो सकती थी इसमें। अगर आप देखिए जॉब्स कहाँ से आएंगी? ये जो आप कह रहे हैं कि जो है ना बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं 40%, 45% हो जाएंगे। इसको हमको करना चाहिए था कि हम इसको बतदरीज नीचे ले आए। इस साल में हम सर टारगेट रखते कि हम 40% इसको तो ऑलरेडी 35% हो गए लाएंगे। हैं। मैं कह रहा 40% है, उसको नहीं। हमारा आइडिया हमको करना ये चाहिए था कि हम उसको 35 पे ले आए। उसको 35 पे लाने के लिए क्या करना चाहिए था? उनके लिए हमने जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए थी। और जॉब्स कैसे क्रिएट होती हैं? जॉब्स क्रिएट होती हैं जब आप फेवरेबल कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दें, साजगार माहौल फराहम करें, जिनके पास पैसे हैं वो इस पैसे इस मुल्क में लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, तभी तो वो उनको रोजगार मिलेगा ना। गवर्नमेंट तो रोजगार नहीं दे सकती। ज़ुबैर मोतीवाला साहब ये फरमाइएगा कि गुजारिश ये है कि एक तो हुकूमत बराह रास्त टैक्स लेती है, फिर जो बिलवास्ता टैक्स हैं उसका कोई अंदाज़ा है कि एक प्रोडक्ट अगर किसी स्टोर पे आती है तो उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है, और जब आप
उधर जाके वो ख़रीदते हैं और काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर वाला अपना भी टैक्स उसके अंदर ऐड करके तो आपको पकड़ा देता है। अब ऐसी सूरत हाल में सिवाय सांस लेने के इस मुल्क में हर चीज़ तो टैक्स्ड हो गई है, तो अब मज़ीद गुंजाइश कहाँ से पैदा होगी? नहीं, मेरा ख्याल है कोई आपको उसमें ऐसा नहीं है। टैक्स तो एक ही दफा लिया जाता है, सेल्स टैक्स। जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो जो 18% जो है वो सेल्स टैक्स है, जो गवर्नमेंट किटी में जाता है। अब तो पीओएस लगा हुआ है, यानी आपके पास कैमरे ऑनलाइन लगे हुए हैं एफबीआर के, और वहां से टैक्स कलेक्ट होता है। वो तो उसके अंदर तो बड़ा इजाफा, सबसे बड़ा इजाफा पीओएस जहाँ लगा हुआ है दुकानों में, उसके ऊपर हुआ है। बहुत बड़ा इजाफा हमको टैक्स का देखने में आया है। और वो टैक्स एक ही दफा होता है, लेकिन वो टैक्स बहुत ज्यादा है। आप अगर 18% जब टैक्स लगाते हैं रिटेलर्स के ऊपर, जो आम आदमी खरीदने आता है, उसको आप सिंगल डिजिट में ले आए, ताकि वो भी बोले नहीं नहीं, मुल्क के अंदर मैंने भी जो है ना पार्टिसिपेट करना है, बोले मैं बिल वाला ही मान लूंगा। आपको ये कैफियत आपने लोगों में पैदा करनी है। वो अगर आप नहीं करेंगे तो कहां से काम होगा? अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान से ज़ाहिर है कि मुश्किलात अपनी जगह पे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ भी लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी सनतकार जो है वो बैठा हुआ है। आपको लगता है कि इस माहौल के अंदर हमारी पैदावारी सलाहियत जो है वो बढ़ सकती है या कोई नई इंडस्ट्री लग सकती है? अगर नहीं तो क्या होना चाहिए था कि ये होता? आप साजगार हालात मुहैया करें। जो बांग्लादेश के अंदर कॉस्ट आती है एक ट्राउजर की, एक पुलोवर की, एक पोलो शर्ट की, वो कॉस्ट आप मुझे दे दें। फिर मेरे को गिरबान से भी पकड़ें, फिर आपको गिरफ्तार भी करें, फिर जो करना है करें। अगर मैं अपना एक्सपोर्ट डबल ना कर दूं या एक्सपोर्ट में डेवड़ा ना कर दूं, तो फिर आप मुझे पकड़ सकते हैं। आज तो मैं वहां हार जाता हूं कि वो बोलता है भाई तुम इस दाम का बोल रहे हो, ये देखो ये तुम्हारे जैसी क्वालिटी है, मेड इन बांग्लादेश, ये इतने में दे रहा है। नहीं, तो मैं अपना मुंह नीचे देखता हूँ, आ जाता हूँ बगैर इसमें ऑर्डर एक छोटा सा सवाल हो रहा है, मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है जुबैर साहब। क्या हम सिर्फ एक सेक्टर पे फोकस करें या हमें अपनी बरामदात के लिए डाइवर्सिफाई भी कुछ करना चाहिए, कुछ नए एवेन्यूज भी तलाश करने चाहिए? देखिए, उसके लिए एक प्रोग्राम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं टी टैप का सीईओ रहा हूँ। मैंने टेक्सटाइल को छोड़ दिया था जब मैंने लिया, और मैंने कहा ये टेक्सटाइल में तो चूंकि बड़े मामलात हैं कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के, तो मैं कोई और लाइंस को देखूं। मैंने बहुत सारी इंजीनियरिंग जो सेक्टर है उसको देखा, फिर आपका प्लास्टिक सेक्टर को देखा, एग्रीकल्चर के ऊपर मैंने बहुत काम किया। और जो जब मैंने टेक ओवर किया तो 5.2 बिलियन था, जब मैंने छोड़ा 8.2 बिलियन के ऊपर उसको मैंने जो है ना उसको वहां पहुंचाया, $3 बिलियन का इजाफा किया एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में। जो कंट्री में कभी जाता नहीं था वहां गया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सिर्फ टेक्सटाइल इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास बेहिसाब ऐसी लाइंस हैं, जिस मुल्कों में टेक्सटाइल होती ही नहीं है उनका भी एक्सपोर्ट हमारे से 10 गुना और 15 गुना है ज्यादा। तो वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और हमको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब। नाजरीन, ये थे चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप ज़ुबैर मोतीवाला, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।